So good morning my dear students, welcome to this class. This video lecture is especially made for your module solution and स्पेशली मैं बता दूं कि इस क्लास में दोनों मीडियम के बच्चे होंगे. दैट्स वाई मैं आपको कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में नहीं बता पाऊँगा. लैंग्वेज अपनी हिंदी रहेगी बट टर्म्स जो सारी रहेगी वो इंग्लिश प्लस साथ साथ हिंदी में भी मैं गाइड करता रहूँगा, क्योंकि हमारे एसेंट में दोनों तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं. तो यू नो वेरी वेल दैट अगर एक ही मीडियम को फोकस किया तो फिर दूसरे बच्चे जो है वो पीछे छूट जाएंगे. आशा है आप थोड़ा इसको समझेंगे और सहयोग करेंगे. तो चलिए आज अपन अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है अपना मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर. काइनेमेटिक्स में फर्स्ट जो चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशनल यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि मोशन अलोंग अ लाइन. तो उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं. क्वेश्चन 1 क्या बोल दिया है कि एक रनर है जो कि 40 सेकंड में एक सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करता है, एक वृत्तीय पाथ को 40 सेकंड में पूरा कर देता है. तो बताओ 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यानी कि उसका विस्थापन कितना होगा. तो एक बात बताओ, एक पूरा चक्कर लगाता है 40 सेकंड्स में, तो 2 चक्कर लगाएंगे कितना लग जाएगा उसको 80 सेकंड्स. पहले ये देखो गिवन टाइम क्या है, गिवन टाइम है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स. ओके, तो ज़रा इसको पहले कम्प्लीटली सेकंड में बदल दो. तो 2 मिनट क्या हो गए तुम्हारे 120 प्लस तुम्हारा हो गया 20, तो 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा 140 सेकंड्स. अब या फिर यहीं से देख सकते हो कि 40 सेकंड पे 40 सेकंड जो है वो पर राउंड के लिए है, एक राउंड लगाने के लिए. यहाँ मान लो ए पॉइंट से चला, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे पूरा राउंड लगाता है और वापस ए पॉइंट पे आ जाता है, तो उसको लगते हैं टोटल 40 सेकंड. तो बताओ 120 सेकंड में वो 3 राउंड लगा लेगा कि नहीं लगा लेगा. तो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ कंप्लीट राउंड्स क्या हो जाएगा, टोटल टाइम अपॉन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो, यानी कि टोटल टाइम है आपके पास 140 सेकंड और एक राउंड में लग रहा है 40 सेकंड. तो पता है 3 तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 आपके पास क्या आ जाएंगे, कंप्लीट राउंड आ जाएंगे 0.5 यानी आधा राउंड भी आएगा. तो 3.5 राउंड उसने लगाया. कैसे निकाला, ध्यान से सुनिए. मान लो यह टाइम 40 सेकंड ही होता और 40 सेकंड में ये एक राउंड लगा लेता है, तो नंबर ऑफ राउंड कितना आया 1. मान लो यहाँ पे 80 सेकंड होता और ये 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है, तो आंसर कितना आता 2. कैसे, इस 80 को अगर 40 से डिवाइड करते तो आंसर 2 आता है, यानी कि 40 सेकंड का एक राउंड और अगले 40 सेकंड का एक और राउंड, तो 80 सेकंड में 2 राउंड लगा लेता है. अब हो क्या रहा है, यहाँ पे टोटल 140 सेकंड है, तो 120 सेकंड का तो ये 3 राउंड लगा लेगा और अगले जो बचे 20 सेकंड है, तो 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है तो 20 सेकंड में आधा राउंड लगाएगा, तो ये 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है. तो जब 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो ये वापस वहीं पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है. लेकिन जैसे ये अगला हाफ राउंड चलेगा, तो जैसे ये हाफ राउंड चलेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा आपको पता ही है. तो 3.5 राउंड के बाद ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, व्यास के जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा. तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास 2r. ये तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है. अगर आपको डिस्टेंस पूछे तो आपको ऐसे निकालना होगा. ध्यान से सुनिए, 2πr का एक राउंड, तो फिर डिस्टेंस के लिए तो आपका पूरा यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता, वैसे 0 नहीं होगा, पूरा 2πr चला है वो, और ऐसे 3 राउंड कंप्लीट किया है, तो 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr यानी कि 6πr और प्लस ये वाली डिस्टेंस हाफ सर्कल की ओर, तो 6πr प्लस πr, तो 7πr आपकी डिस्टेंस होती अगर डिस्टेंस पूछते तो. और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ओनली ये यहाँ से यहाँ तक. अगर यहाँ पे इमेजिन करो 4 राउंड कंप्लीट आ जाते तो मान लो यहाँ पे 160 सेकंड होते. कितने सेकंड होते हैं, 160 सेकंड होते हैं. इमेजिन करो तो 160 सेकंड होते हैं, तो 40 सेकंड पर राउंड है, तो 4 राउंड में आपका 160 सेकंड कंप्लीट हो जाता है और उस तरह से उसके 4 राउंड कंप्लीट होने पर वापस वो वैसी पॉइंट पे पहुंच जाता है. तो कंप्लीटली इस प्रकार से वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 आ जाता. चलिए ये तो था आपका फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है कि वापस से वैसे ही क्वेश्चन दे दिया है कि एक ओल्ड मैन है, वो आपका सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चलता है जिसकी रेडियस 40 मीटर है और एक एंड से स्टार्ट करता है और दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है सेमी सर्कल में. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो अगला क्वेश्चन तो इससे भी आसान हो गया है, आपको साफ साफ सीधे तौर पे बोल दिया है
इसमें तो आपको निकालना पड़ा कि वो कितने राउंड कवर कर रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से कि एक ओल्ड मैन है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, यानी कि एक वृत्तीय पाथ पर जा रहा है। वृत्तीय पथ पर अर्धवृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ भी पूरा नहीं, आधे वृत्त पर जा रहा है, ऐसा साफ साफ आपको बोल रखा है। और जब वो अपोजिट एंड पर पहुंचता है ए से बी तक, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों के बारे में बताना है। तो डिस्टेंस तो होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो ये यहाँ से यहाँ तक चला है, तो 2πr जो होता है वो तो कंप्लीट लेंथ होती है, लेकिन उसका आधा चला है, तो ये कितना हो जाएगा πr। एंड यू आर गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है वो, यानी कि रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है 40 मीटर, तो 40 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो पाई इंटू 40। अब देख लो आपके हिसाब से ये कितना आ रहा है, 3 टाइम्स 120 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो इसमें जो है आंसर 120 से ज़्यादा 126 मीटर, वो मेरा आंसर थोड़ा सही लग रहा है। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए पे था और पहुंच गया फाइनली बी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट जहां से चला है जहां तक सीधा वेक्टर, तो ध्यान से देखो ये r और ये r, पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा 2r का, और r कितना दे रखा है 40, तो ये कितना हो जाएगा 80 मीटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन एक तो है 126,80 और एक है 80,126, तो थोड़ी सी सावधानी ये रखनी कि आपको पहले क्या बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई मैन एंड हिज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपको एस एंड डी के आंसर पूछे हैं, तो आपके आंसर यही कहलाएंगे 126 एंड 80 मीटर। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा होता कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो फिर इसका उल्टा आंसर हो जाता 80 एंड 126। तो क्योंकि ये दोनों ऑप्शन है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, नीट में बस ये छोटी छोटी बातें आती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। यू आर गिवन दैट एक बॉडी है जो कि L मीटर चलती है, एक कर्व पाथ क्वार्टर सर्कल। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इसी सर्कुलर ट्रैक का ही क्वेश्चन है, परंतु क्या बोल दिया, एक स्पेशल चीज़ इसमें ये जोड़ दी है कि वो हाफ सर्कल नहीं चल रहा है, वो क्वार्टर सर्कल चल रहा है, यानी कि 1/4 है ना, 1/4 वृत्तीय पथ पूरा करता है, ठीक है। और इसकी लेंथ है L, लेंथ को मारो गोली, ये R रेडियस है, मान लो ये R रेडियस है, ठीक है। ये A पॉइंट से चलता है जो B पॉइंट तक पहुंचता है, तो आपको बोला है कि इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए। तो एक बात बताओ, इसकी डिस्टेंस कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, सिंपली तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस S वो तो है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ जो कि L दे रखी है। L को छोड़ो, अपन ने इसकी रेडियस R मान ली, तो ये कितना हो जाएगा 2πr, सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 2πr/4, बोले तो कितना हो जाएगा π/2r। ये तो होगी इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो आप ए से बी ऐसे ले रहे थे ना, ऐसे करके, अरे भाई ज़रूरी नहीं है उसको सेंटर से लाके ही उधर ले जाना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहाँ से शुरुआत हो रही है और जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से एक सीधी लाइन खींच दो, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी जो होती है वही डिस्प्लेसमेंट है। ये वेक्टर हुआ डी वेक्टर। और अब इस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें, अगर अपन मापांक देखें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये आर और ये 90 डिग्री पे है, क्वार्टर सर्कल है तो 90 डिग्री होगा, क्वार्टर सर्कल यानी कि 1/4 पाव सर्कल, ठीक है। तो बताओ ये पाइथागोरस थ्योरम से आर एंड आर का स्क्वायर करके रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा √2r। अब आपको पूछा क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनना, एक बार बता रहा हूँ, अगली बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब ध्यान रख लेना आगे तुम, तो S/D मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो सिंपली है πr/2 अपॉन √2r। तो r जितना भी हो, हमने भले ही गिवन नहीं था फिर भी देखो मैंने जानबूझ के r में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों r के फंक्शन हो गया, इसलिए मैंने r मान लिया और कोई मतलब नहीं रहा उसका, वैसे भी कट गया, तो π/2√2 ये अपना आंसर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और अगर वो क्वेश्चन में ध्यान से सुनना पूछता कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताओ, यानी इसका उल्टा d/s बताओ, तो फिर 2√2/π हो जाता, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन इजी आते हैं, परंतु नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान से पढ़ते हुए बारीकी को ध्यान रखा जाता है, बाकी वो सब कुछ गड़बड़ कर देता है, आपका माइनस मार्किंग जल्दी कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पैसेंजर ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फर्स्ट हाफ टाइम एंड वेलोसिटी v2 नेक्स्ट हाफ टाइम। ध्यान से सुनिए, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए 2 वेलोसिटी दे दे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, 2 समान समय अंतराल के लिए tt टाइम के लिए,
अगर v1 v2 की स्पीड दे दे तो औसत चाल कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो मैंने बताया समान डिस्टेंस के लिए दे दे यानी समान दूरियों के लिए दे दे तो आपको हार्मोनिक मीन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगाना होता है। लेकिन समान टाइम के लिए दे दे तो आपका सिंपल जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है यानी कि समांतर माध्य होता है वो v1 प्लस v2/2 ये फॉर्मूला लगाना होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप नोट्स में लिखा रखा होगा आपको, तो आप इसको याद कर लो। इस तरह से ये क्वेश्चन आए कि एक पार्टिकल आधे टाइम के लिए v1 स्पीड से चलता है, अगले आधे टाइम के लिए v2 स्पीड से चलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड ये होती है, दैट्स इट। और अगर यही डिस्टेंस के लिए आएगा तो देखना अभी आगे आने वाला है जस्ट, ठीक है। तो फिर अपन उसके लिए t की बजाय एस दिया होता तो फिर वो हार्मोनिक मीन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगाएंगे, जो कि मैं एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 अभी करवाऊंगा, लेकिन 6 पहले सुन लो। बाइसिकलिस्ट एनकाउंटर्स सीरीज ऑफ हिल्स अप हिल एंड डाउन हिल। uphill speed v1 and downhill speed v2, total distance traveled is l, ओके, इक्वल लेंथ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहले क्यों करवा रहा हूँ, जानबूझ के ध्यान से सुनना। यही क्वेश्चन वापस से आ गया है जो कि मैं इसके बारे में बोल रहा था, इसलिए मैं पहले छठा क्वेश्चन करवा लेता हूँ कि एक पहाड़ी पे एक बाइसिकलिस्ट यानी साइकिल वाला है, वो चल रहा है, वो ऐसा चलता है कि पहले पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है v1 स्पीड से और नीचे उतरता है v2 स्पीड से, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। मान लो ये डिस्टेंस s है तो ये भी s है, और टोटल डिस्टेंस l है, कहने मतलब l/2 है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुल मिला के ये इक्वल है। तो पता है आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हार्मोनिक मीन आता है यानी कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये दोनों के दोनों आपको क्लास नोट्स में सर ने अच्छे से बता रखा है। टाइम इंटरवल इक्वल आए तो फिर ये अरिथमेटिक मीन v1 प्लस v2/2 और डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो आपको क्या दिया जाएगा ये। अच्छा मैंने ये ऐसे और ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये पहाड़ जैसी शेप देनी है, बाकी है कुछ नहीं। s तक v1 से चला, s तक अगले s तक v2 से चला, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये हुए 6 क्वेश्चन, बड़े सिंपल थे। 5वां क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो अपने आप में ऐसा क्वेश्चन है कि आप उसको पढ़ते कुछ है और समझते कुछ है। तो ये वाली बात है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपसे वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना ध्यान से। अ कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 2.5 मिनट। क्वेश्चन आगे पढ़ो ही मत, सबसे बढ़िया चीज़ है क्वेश्चन सोल्व करने की। क्वेश्चन जितना पढ़ा है वो क्या कहना चाह रहा है पहले वहां तक समझ लो, जब तक वहां तक समझे नहीं आगे क्यों पढ़ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार जो है वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मान लो वो ए से बी तक चल रही है, जिसमें कि टोटल जो डिस्टेंस है एस वो 2 किलोमीटर है, ओके। तो ये दे रखा है कि 2 किलोमीटर तक वो चलती है। नाउ इसको जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 2.5 मिनट, ये भी ठीक है। तो एक बात बताओ, अपने को पूरी जर्नी की डिस्टेंस भी पता है और पूरी जर्नी का टाइम भी पता है, तो क्या अपन एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं पहले से? यस। तो एक काम करो, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। तो बताओ, अच्छा ये टाइम जो है ध्यान से देखो, ये आंसर किलोमीटर पर मिनट में आएगा। तो जनरली स्पीड का आंसर या तो मीटर पर सेकंड में देते हैं अपन, या फिर किलोमीटर पर आवर में देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आवर में बदलूंगा। बताओ अगर ये 60 मिनट होते तो 1 आवर होता, 60 मिनट को 1 आवर में बदलने के लिए क्या किया, 60 से डिवाइड किया। तो कहने का मतलब मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2.5/60 आवर। घंटे में कन्वर्ट कर दिया इसको मिनट को, और कुछ नहीं किया है। तो ये हो गया 2 किलोमीटर अपॉन 2.5/60 आवर। तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा तो V एवरेज आएगा 2 × 60 अपॉन 2.5, पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, और ये 4 बार जाके फाइनली 48 आंसर आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। क्या बोलते हो? यानी कि आपको इनडायरेक्टली पहले से एवरेज स्पीड दे दी है। कैसे आइडिया लगा, मुझे कैसे आइडिया लगा और आपको क्यों नहीं लगा है? तो सिंपल सी बात है, जो दे रखा है उसका डायग्राम बनाओ तो ऑटोमेटिकली आइडिया लगेगा। अच्छा टोटल डिस्टेंस दे रखी है, पूरी जर्नी का टोटल टाइम दे रखा है, तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम से एवरेज स्पीड आराम से आ सकती है। तो पहली क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ के सिर्फ इतना सा करना है, जल्दबाजी करके आगे नहीं बढ़ना है। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इफ इट कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब ये बोल रखा है कि इस डिस्टेंस को ये कार जो है
वो हाफ डिस्टेंस यानी कि शुरुआत का 1 किलोमीटर जो है वो एक किसी स्पीड v1 से चलता है, 40 की स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर। देन द रेस्ट डिस्टेंस विल कवर विद स्पीड। तो बताओ अगले 1 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या रही होगी, अगले 1 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या रही होगी। मान लो वो v2 है और वो अपने को पता करनी है। तो एक बात बताओ बच्चों, v1 और v2 दे रखे हैं और इन दोनों का एवरेज जो आना चाहिए वो पहले से पता है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कुछ बच्चे मन में तुरंत सोच चुके हैं कि अरे सर ये लगेगा फॉर्मूला, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। अरे मारूंगा थप्पड़ अभी से। अभी तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 में बताया कि अगर एक एक घंटा यानी कि इक्वल इक्वल टाइम आ जाता, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, कुछ भी टाइम आ जाता, लेकिन इक्वल इक्वल टाइम आता तो ये फॉर्मूला लगता। और अभी क्या आ रहा है ध्यान से देखो, 1 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस इंटरवल इक्वल आ रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास, फॉर्मूला ये लगेगा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला लगेगा। दैट्स वाई इसमें आपको क्या करना है, पहले से v एवरेज 48 पता है और 2v1 कितना है 40, v2 तो आपको पता करना है, अपॉन v1 प्लस v2 यानी कि 40 प्लस v2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 48 इंटू 40 प्लस v2 एंड इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 इंटू v2। अच्छा एक बार काट दो इनको, 16 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 120 प्लस 3v2 एंड इट इज इक्वल टू 5v2। ट्रांसफर करो इधर तो क्या आ गया 120 इज इक्वल टू 5v2 माइनस 3v2, तो ये कितना हो गया आपके पास 2v2 इज इक्वल टू 120, तो v2 कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मेरे को कैसे पता पड़ा कि ये किलोमीटर पर आवर में ही है, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो आंसर भी जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। सारी यूनिट हमने क्या रखी है, सेम सेम रखी है। दैट्स वाई। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना और एक एक लाइन को ड्रॉ करना ये बड़ी बात है। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट आप सॉल्यूशन छाप लोगे उससे कोई खास फायदा नहीं हो जाएगा। आप तो ये देखो कि मैं कैसे इन क्वेश्चन को समझ रहा हूँ और तुम्हें भी ये टेक्निक सीखनी कि तुम्हें इन क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 मैंने पहले करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ो। A particle covers 1/3 distance with different speed, next 1/3 speed with next 1/3 part with different speed and next 1/3 distance, यानी 3 इक्वल डिस्टेंस दे रखी है, टाइम नहीं दे रखा है। ध्यान से सुनना। मान लो A से B तक कार जा रही है तो S/3 डिस्टेंस और S/3 डिस्टेंस, अपनी टोटल जर्नी के 3 अलग अलग पार्ट। तो ध्यान से देखो टाइम इंटरवल बराबर है कि डिस्टेंस इंटरवल बराबर है, दूरियां सेम सेम है ना, समय सेम नहीं है। और तीनों की स्पीड v1 v2 v3 है। और v1 v2 v3 कितनी दे रखी है, v1 दे रखा है आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर, kmph आप समझ जाना, kmph पूरे में है। और v2 कितना है आपके पास 20 और v3 है 60। ये सारे kmph में ध्यान रखना। तो भाई v एवरेज का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला, यस याद है, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो बताओ क्या आंसर लिखूँ आगे, मान वैल्यू रख दो इसमें, बस ये सारे मान रखोगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम क्या आएगा भाई 60 आएगा, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1 और ये 3, 6 ऊपर चला जाएगा तो 180 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 10, तो आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। बस कितना सिंपल है ये। पर ध्यान रखना है आपको, बस एक फॉर्मूला लगाने में विश्वास नहीं रखना है, ये विश्वास रखना है कि क्वेश्चन को समझ के फॉर्मूला ये ही क्यों लगाया गया ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन। वेग और विस्थापन का समय और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है दो कार के लिए। एक ग्राफ जो है वो तो 30 डिग्री के लिए है, 30 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन आती है, और दूसरा जो ग्राफ है वो 60 डिग्री पे आता है।
और कौन कौन से आते हैं 30 एंड 60 पर रेस्पेक्टिवली ए एंड बी है। तो आपको क्या बोला है, इनकी वेलोसिटी का रेशो बताओ, यानी कि कार ए की वेलोसिटी क्या होगी और कार बी की वेलोसिटी क्या होगी और इन दोनों का रेशो क्या होगा। तो ये आपको पूछा है। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होती है इस ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में क्या होती है, स्लोप। याद है कि भूल गए, क्योंकि वेलोसिटी होता है dx बाई dt और dx बाई dt जो डिफरेंशिएशन करते हैं अवकलन, वो हमेशा ढाल बताता है, स्लोप बताता है। तो जो स्लोप है dx बाई dt वही वेलोसिटी है। तो बताओ स्लोप का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी कि va के लिए तो हो जाएगा टेन थीटा a अपॉन vb के लिए हो जाएगा टेन थीटा b। इसके लिए स्लोप जो होगा वो टेन 30 होगा और इसके लिए स्लोप होगा वो टेन 60 होगा। अब क्या है कि ये क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, आपको ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी यानी वेग कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो टेन थीटा होता है और वही dx बाई dt होता है और वही वेलोसिटी होता है। ये चीज़ याद होगी तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो। बाकी फिर इसको अभी याद करो, कॉन्सेप्ट सीखो, नोट्स पढ़ो वापस से। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ये कितना हो जाएगा 1:3। तो आंसर आ गया 1:3। दोनों का जो रेशियो है वो 1:3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब उल्टा दे दिया है, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देके वेलोसिटी पूछी थी, अब नवे क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, यानी कि वेग समय ग्राफ दे रखा है। वेलोसिटी v, वेग v और टाइम t, समय t ग्राफ दे रखा है और आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 8 सेकंड तक। तो जाहिर सी बात है आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा। तो उल्टा कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, बोलो बोलो, तब तक मैं ये बनाऊँ तब तक बोलो फटाफट। याद नहीं क्या, dv या v इज इक्वल टू, उल्टा कर दिया। अभी भी आपने देखा कि v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v dt और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया इन vt ग्राफ। तो ये याद रखो यार कि vt ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन होगा, यानी कि vt ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करने का, इधर केवल और केवल एरिया निकालने का और फिर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए, इसका एरिया निकालना आता है तुम्हें, या एरिया निकालना भी मैं सिखाऊं? मुझे तो सिखाना ही पड़ेगा, मेरा तो काम ही यही है ना। हाँ भाई, शुरू करें। तो ये तो बच्चों यार बिल्कुल ही 10th लेवल का क्वेश्चन हो गया ना। ये कुछ एक शेप दे रखा है, इसका एरिया निकाल लो। तो एक काम कर लो, इन सबका अलग अलग एरिया निकाल लो। ये एक ट्राइंगल अलग मान लो, त्रिभुज। नंबर 2 ये एक रेक्टेंगल अलग मान लो। फिर ध्यान से देखो, ये एक पूरा ट्रेपेजियम हो गया है, यानी कि समलंब चतुर्भुज हो गया है 3 नंबर। 4 नंबर का ये ट्राइंगल हो गया है, 5 नंबर का ये ट्राइंगल हो गया है, 6 नंबर का ये रेक्टेंगल हो गया है, 7 नंबर का भी ये रेक्टेंगल हो गया। ये नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि आप एरिया आराम से कैलकुलेट करो। चलो नंबर 1 का एरिया कितना होगा, तो नंबर 1 का एरिया देखना, ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ध्यान से देखो, बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 2, तो ये हो गया 1 इंटू 2 और हाफ भी है ना। प्लस 2 में कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ। तो लंबाई तो ध्यान से देखो लेंथ है 2, लेकिन चौड़ाई 1 से 2 है। आप 1 बजे पढ़ने बैठे हो, 2 बजे उठ जाते हो, तो आप 2 घंटे नहीं पढ़े कर रहे हो, 1 से 2 1 ही होता है। तो ध्यान से देखना, ये टोटल 2 है, जिसमें से 1 उधर चला गया, बचा हुआ ये 1 है। 1 से 2, ये लेंथ 1 है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 1 इंटू 2। प्लस 3rd नंबर पे है ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज। उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। ये दोनों भुजाएं समांतर दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, तो ये तो है 2 और ये कितनी है बड़ी सी 6, यानी कि 2 + 6 इंटू दोनों के बीच में गैप। जो दोनों के बीच का जो गैप है वो देखो 2 से 3, यानी कि फिर से जो गैप आया वो 1 आया है, तो ये 1 हो गया।
नंबर 3 हो गया। नंबर 4 जो है फिर से ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है फिर से 1, हाइट कितनी इस बार 6, तो 1 इंटू 6 प्लस। परंतु अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है नीचे की तरफ माइनस वी है वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। हाँ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछते, यानी दूरी पूछते विस्थापन की जगह, तो फिर क्या माइनस क्या प्लस सबको जोड़ने का होता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको नेगेटिव करना ज़रूरी है। तो माइनस 1/2 हाफ तो ये 1 हो गया, ठीक है, बेस मतलब 1 हो गया है, और ये हाइट कितनी दे रखी भाई, तो डाउनवर्ड में जाके चेक करो, डायग्राम में जाके -6 दे रखी, ओके, ये जाके इधर दे रखा है -6, तो -6 है तो आपको अलग से -6 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइनस यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है, अलग से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला क्या हो जाएगा, -6 × 1, ये 1 लेंथ है और 6 विड्थ होगी। अच्छा, ये 4 × 2 हो जाएगा। ये देखो, ये 6 से 8 तक है, तो ये पूरा 2 है, 6 7 8, 3 मत समझ लेना, 6 से 7 1, 7 से 8 2, तो लेंथ होगी 2 और विड्थ होगी इसकी 4, तो प्लस 2 × 4। ये लास्ट वाला प्लस क्यों आया, क्योंकि फिर से देखो ऊपर आ गया ये। चलो अब इसको जल्दी सोल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट के 1 + 2 प्लस ये कितना हो रहा है, 6 और 2 8/2 कितना हो जाएगा 4, और ये 6/3 कितना हो जाएगा प्लस का 3, माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस का 6, और ये प्लस का 4 × 2 = 8 हो जाएगा। चलो भाई, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, कितना आ रहा है देख लो। तो ध्यान से देखोगे 3 से 3 तो कट जाएगा, और 4 और 2 मिलके जो 6 होगा उससे भी ये 6 कट जाएगा, बच्चा 1 और 8 मिलके 9 मीटर आंसर आएगा। आप बोलोगे सर 1 मिनट रुकिए, हमने तो ये सीखा था कि एरिया मीटर स्क्वायर होता है, वाई यू आर पुटिंग द यूनिट मीटर ओनली। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एरिया हम किसी लेंथ और विड्थ वाले ऑब्जेक्ट का नहीं निकाल रहे हैं, ग्राफ का निकाल रहे हैं, यानी कि इधर तो है सेकंड टाइम और इधर है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड करते हैं तो ओनली मीटर बचता है। तो ये ध्यान रखना, एरिया यूं नहीं आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड को मीटर लिखने के बजाय मीटर स्क्वायर कर दो। ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वीटी ग्राफ का जो एरिया आता है वो एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में ही तो मेजर होता है, इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना। किसी को तो लग रहा होगा सर ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था, आप ज़बरदस्ती बोले जा रहे हो। अच्छी बात है, नहीं सोचा तो आप सोच लो कि एरिया है तो फिर आपने मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। आप समझ में आ गया क्यों मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे, वर्बली थोड़ा सुनेंगे। आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ मतलब बेस उसका 1 है और हाइट 20 है। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया जो आ जाएगा वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 20 × 1/2 यानी कि 10 आ जाएगा। प्लस सेकंड में है एक रेक्टेंगल, उसका 1 और 20 मिलकर 20 आ जाएगा। प्लस थर्ड में है आपका एक ट्रेपेजियम, तो 10 + 20 30 × 1 30/2 15 आ जाएगा। और अगले आप करोगे तो 10 × 1 10 आ जाएगा। तो टोटल जो आएगी डिस्टेंस वो 10 20 30 40 55 मीटर आंसर आएगा। तो देखो 10 मैंने आपको जानबूझ के नहीं करवाया, क्योंकि 9th और 10th बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं करवाया है 10th अलग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सरल है। आपको बोला है कि y = -2/3t² + 16t + 2। एक पार्टिकल का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, डिस्प्लेसमेंट वो टाइम पर डिपेंडेंट है, और आपको बोला है कि बताओ कितनी देर में बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाएगी। तो सबसे पहले एक बात बताओ, कोई रेस्ट में है या कोई रेस्ट में नहीं है, कैसे पता पड़ेगा? ध्यान से सुनो, अभी मैं रेस्ट में हूँ या नहीं हूँ बताओ। तो आप बोल लोगे कि सर आप अभी रेस्ट में नहीं हो, ठीक है, और अभी मैं रेस्ट में हूँ या नहीं हूँ, तो आपको लग रहा है बिल्कुल अभी रेस्ट पे हो। तो रेस्ट में होने का मतलब क्या है? रेस्ट में होने का मतलब रुका हुआ, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। क्या बोला आपने? क्या 0 होगी? स्पीड, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उससे स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? तो ऑब्वियसली मैं लिख रहा हूँ फॉर रेस्ट v शुड बी 0, एंड v क्या होता है आपके पास? dy/dt,
डिफ्रेंशिएशन करना आता ही आपको, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो -2 आगे आ जाएगा, तो -4/3t प्लस 16t में t का 1 हो गया, 16 बाहर आ गया, और प्लस इसका तो होता ही नहीं 0, और v शुड बी इक्वल टू 0 फॉर रेस्ट। तो ये जो 0 हो रहा है अब आपका, ये ध्यान से सुनो, ये माइनस वाला उधर ट्रांसफर कर दो तो 16 यहीं रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3/4 सॉरी 16 × 3/4 इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 12 सेकंड। तो 12 सेकंड पर बॉडी का वेलोसिटी 0 होगा, इसका मतलब उस टाइम वो बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में होगी। कितना इजी क्वेश्चन था ना, लेकिन था थोड़ा ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y denotes displacement and t denotes time and it's depend on time as y is equal to a sin omega t। ओके, फिर क्या बोल दिया है, वेलोसिटी क्या होगी, अरे 12 तो बड़ा सिंपल है, y इतना ये है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dy/dt, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। हाँ, तो मैंने सिखा रखा है, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, चल बाहर निकल, डिफरेंशिएशन जो होगा वो केवल और केवल फंक्शन का होगा। फिर ध्यान से देखो, केवल sin t होता तो उसका आंसर में सिंपल सा cos t लिख देता, परंतु ये sin ओमेगा t है, तो चेन रूल से पहले sin ओमेगा t को एक बड़ा सा t मान लो, तो sin बड़ा सा t आंसर cos बड़ा सा t, यानी sin ओमेगा t का आंसर cos ओमेगा t। अब अंदर देखो तो cos ओमेगा t है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, ओमेगा कोई एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि 5t मान लो 2 मिनट के लिए, तो 5t का डिफरेंशिएशन करोगे तो t जो है वो तो हो गया 1 और 5 जो है वो बाहर रह गया, तो जो डिफरेंशिएशन करने पर जो आंसर आया है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये है आपका चेन रूल। तो बाई चेन रूल वेलोसिटी का आंसर यह आ जाता है। 12 क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप बेसिक मैथ्स के पन्ने पलटिए और आपको जो डिफरेंशिएशन में चेन रूल सिखाया गया उसमें ध्यान से देखिए, sin kx का फॉर्मूला क्या था डिफरेंशिएशन में, तो याद करना, फॉर्मूला लिखवाया होगा सर ने cos kx इंटू के और लिखवाया होगा, बस उसी से मैंने sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा और लिख दिया है, और a साइड में था जो वो पहले से बाहर आ गया, दैट्स ऑल। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि वेक्टर में भी आ चुका है। क्या बोल रखा है, एक ट्रक है वो 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा था, नहीं नॉर्थ में जा रहा था, और उसी स्पीड के साथ वो ईस्ट में मुड़ गया, तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, कि एक ट्रक जो है वो पहले नॉर्थ में जा रहा था और उसकी स्पीड v1 जो थी वो 20 की थी, 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्पीड तो उतनी रही 20 मीटर पर सेकंड, बट वो ईस्ट में जाने लग गया। तो बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि सर चेंज इन स्पीड तो जीरो ही तो है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बोले तो 20 माइनस 20 तो जीरो हो गया ना, परंतु ध्यान से सुनना, आपको ये नहीं बोला कि उसकी स्पीड में कितना चेंज आया है। आपको अगर ऐसा बोलते तो जाहिर सी बात है स्पीड उसकी कांस्टेंट है, विदाउट चेंज इन स्पीड, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, यानी कि आपको हिंदी मीडियम वाले चाल में परिवर्तन नहीं पूछा है, तो पहले भी 20 की स्पीड चाल थी, बाद में भी 20 की चाल थी, तो जीरो चाल में अंतर, नहीं ये नहीं पूछा है, वेग में परिवर्तन पूछा है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट नहीं होती है, केवल मापांक पर निर्भर नहीं होती है, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट होती है। तो v फाइनल जो है वो केवल 20 नहीं है, ध्यान से देखो 20 i कैप है, क्योंकि ये ईस्ट वाला i कैप में माना जाता है, और इनिशियल वाला जो है वो देखो ध्यान से j कैप है। तो आंसर आया 20 i कैप माइनस 20 j कैप, और आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन में कोई भी ऐसा आई कैप जे कैप वाला नहीं है, इसका मतलब आपको पहले तो इसकी वैल्यू बतानी, यानी कि मैग्नीट्यूड बताना है, और मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये आंसर आएगा 20 स्क्वायर प्लस माइनस वाले 20 का भी स्क्वायर, तो ये माइनस 20 का भी होल स्क्वायर होगा, प्लस का ही 400 होगा, तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर आंसर तो आ जाएगा 20√2। एक चीज़ इंपॉर्टेंट सुनना कि v फाइनल की डायरेक्शन यानी कि ईस्ट तो ईस्ट रहेगा, परंतु v इनिशियल क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, इसलिए जो इनिशियल की डायरेक्शन है उसका उल्टा हो जाता है। तो ध्यान से देखो, इनिशियल डायरेक्शन जो जे कैप थी उसका उल्टा माइनस जे कैप हो रहा है, ध्यान से देखो माइनस जे कैप, और आई कैप प्लस का ही है, तो यानी कि आई कैप तो प्लस का ही रखना है,
और जे कैप जो है वो माइनस का हो जाएगा। काय को माइनस का क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ये क्योंकि डेल्टा वी का फॉर्मूला है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो शुरुआत की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। दैट्स वाई ईस्ट तो ईस्ट रहेगा बट नॉर्थ की जगह हो जाएगा साउथ, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। यूँ मत कर देना सर पहले नॉर्थ में जा रहा था बाद में ईस्ट में जा रहा है, तो आंसर में नॉर्थ ईस्ट लिख दूँ क्या? ना ना ना, नॉर्थ ईस्ट मत लिखो। ध्यान से देखो डेल्टा वी का यहाँ पे जो फंक्शन आया है, जो वैल्यू आई है आई कैप माइनस जे कैप है, क्योंकि शुरुआत वाली जो है वो उल्टी हो जाती है, इस वजह से आई कैप माइनस जे कैप यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन गिनी जाएगी। खैर ये आपको आपके टीचर ने रेस्पेक्टिव जो भी आपको पढ़ाने वाले हैं उन्होंने बताया होगा, मैंने भी अपनी क्लास में बताई रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which one of following equation represent the motion of body finite constant acceleration? In this equation, y denote displacement and body at time t and ABC are constant of motions. Okay, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि अलग अलग इक्वेशन दी गई है, समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरण या इक्वेशन को देखते हुए बताना कि कौन सी इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताती है। पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी कि सबसे पहले ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है गिवन क्या है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो ए अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू है डी वी बाई डी टी। ए इज इक्वल टू क्या है? डी वी बाई डी टी। तो बताओ डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से मान लो सॉरी dv का इंटीग्रेशन v हो गया। a क्योंकि कांस्टेंट है, साफ साफ बोल रखा है, क्योंकि a कांस्टेंट है ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, इस वजह से मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या काम बाहर आ जाता है। तो at प्लस मान लो कोई भी एक c लग जाता है कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, अब अपने पास v इतना आ गया है, पर अपने को लाना है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो ध्यान से सुनना, बट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट dx बाई डी टी इज इक्वल टू होता है v, जैसे dv बाई डी टी ये होता है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt। तो dx का इंटीग्रेशन करने से तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट x आ जाएगा या y आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में y दे रखा है, बाकी डिस्प्लेसमेंट के लिए x y z r d s इतने सारे आपके पास सिंबल हैं, आप चाहे जो ले सकते हो। अच्छा v dt में पहले की तरह v बाहर निकाल दूं क्या? हाँ सर ऐसे कर दो ना, जैसे a dt में a बाहर निकाला वैसे v बाहर निकाल दो। अरे नलायक को, हाँ ऐसे होता है क्या कभी? देखो इधर a बाहर क्यों निकाला उसका पर्टिकुलर रीज़न दिया है मैंने, a इज कांस्टेंट दैट इज वाई ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। लेकिन यहाँ v कांस्टेंट नहीं है, v देखो पूरा एक फंक्शन आया। ओके, तो फिर अपन इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो ये हो गया at प्लस c का इंटीग्रेशन। तो अब ये इंटीग्रेशन करना आपको आता है। at का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a तो कांस्टेंट बाहर आ गया और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो गया। ओके, प्लस c का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? c इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि c जैसे c कांस्टेंट था यहाँ पे, तो a कांस्टेंट था तो a का at आ गया, तो c का यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ct आ जाएगा। प्लस अब एक कोई नया कांस्टेंट जुड़ेगा, मान लो वो c डैश है, या फिर मैं 2 मिनट के लिए d जोड़ देता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास इक्वेशन की फॉर्मेट कुछ ऐसी आ रही, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू a, फॉर्मेट सुनना, फॉर्मेट सुनना इधर कि x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट a प्लस कोई कांस्टेंट इंटू टी यानी कि प्लस बी टी प्लस कोई कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर यानी कि सी टी स्क्वायर। तो इस तरह का अगर एक इक्वेशन बनती है, इस तरह की इक्वेशन अगर बनती है तो वो इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो समीकरण नियत त्वरण को दर्शाएगा, अन्यथा नहीं दर्शाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन करने का एक तरीका और है, आपको जितने भी इक्वेशन दे रखी है उनका डिफरेंशिएशन करो तो v आएगा, अवकलन करने से v आएगा, और v का अवकलन करने से डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन a आएगा। तो जिसमें a की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए वो समझ लो आंसर सही है। तो चलो मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 लेते हैं, उल्टा चलते हैं। 4 लेते हैं तो y का डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू आपको दे रखा है, मैं इसका उल्टा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू at प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। ठीक है, चलो अपन देखते हैं कि ये कैसा है। y का डिफरेंशिएशन क्या v आया, at का डिफरेंशिएशन क्या a आया, प्लस 2bt प्लस 3ct स्क्वायर।
चलो अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन a इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि a b c 3 कांस्टेंट है इसलिए, तो एक्सेलरेशन a की जगह f लिख रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। तो a की जगह क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। अरे भाई dy बाई डी टी करके v ला रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, और dv बाई डी टी करके मैं एक्सेलरेशन a लाना चाह रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ पे a का अलग नाम दे दिया कांस्टेंट, इसलिए मैं एक्सेलरेशन को f लिख रहा हूँ, सिर्फ कंफ्यूजन नहीं हो उसलिए, परंतु ध्यान रखना ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये डिफरेंशिएशन 0, 2bt का t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 2b प्लस 6ct। तो आप क्या देख रहे हो कि एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो t का फंक्शन आ रहा है, मतलब t का फंक्शन है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, तो ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो क्रॉस चेक ऐसे किया जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्रॉस चेक किया, बात नहीं बनी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो क्या आता है, ध्यान से सुनना, आगे बढ़ने पे क्या आता है, सेकंड ऑप्शन देखना, y इज इक्वल टू 80। तो बताओ dy बाई डी टी करो तो आपको मिलेगा v, तो बताओ 80 का डिफरेंशिएशन क्या मिला आपको, a मतलब वो कोई कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं, ध्यान रखना। तो dv बाई डी टी करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा कोई f, तो वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 80 वो तो 0 एक्सेलरेशन को बताती, मतलब सेकंड इक्वेशन भी आपकी सही नहीं होगी। फिर थर्ड इक्वेशन पे जाओ, आप थर्ड पे जाओगे तो आपको जब पता पड़ जाएगा कि 80 प्लस बी टी स्क्वायर है, 80 प्लस बी टी स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ऐसा आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ए इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, यानी कि ये इक्वेशन है जो वो परफेक्ट सही है। चीज़ समझ में आ रही है आपको अच्छे से, पक्का, श्योर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। अ कार इज मूविंग एट 12 मीटर पर सेकंड ड्यू टू ईस्ट, अटेन्स स्पीड 16 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ इन 4 सेकंड। ध्यान से सुनना, दो अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है, एक 12 मीटर पर सेकंड है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, और एक 16 मीटर पर सेकंड है नॉर्थ डायरेक्शन में है, और इसको चेंज होने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आपको पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताइए, आपको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन कैसे लाओगे भाई, एक्सेलरेशन लाने का सिंपल तरीका है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टाइम, जो भी इंटरवल है। अब सुनना, फिर से लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा सर स्पीड 12 थी 16 हो गई, यानी कि 16 माइनस 12 अपॉन 4, तो 4/4 और आंसर आ गया सर 1। पर सर मेरा तो आंसर गलत मैच ही नहीं हो रहा इससे। तो गलती ये की कि उन्होंने चेंज इन स्पीड देख लिया, बट आपको मैं बता दूं एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ नॉट चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ध्यान से सुनना, ये जो बाद में v फाइनल जो 16 है वो नॉर्थ में हो गया, यानी कि j कैप है, और पहले जो 12 i कैप था ईस्ट में था, इसलिए। तो अब आप अगर इसको करोगे तो आप देखोगे कि जो आंसर आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, तो 4j कैप माइनस 3i कैप आएगा, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपके पास आएगा √4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा आपने, 1 नहीं आया, आंसर कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो उसका कारण क्या समझ में आ गया, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन ये नहीं होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, adjacent graph shows a variation of velocity of a rocket with time, find the time of burning of fuel from the graph। ओके, आपको बोल रखा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो। यस, आपको ये बोला गया कि एक रॉकेट है वो ऊपर जा रहा है और उसके जो मोशन का ग्राफ है वो ये है। तो इस ग्राफ को देख के बताइए कि उस रॉकेट का जो फ्यूल है, जो ईंधन जला है, वो कितनी देर तक जल रहा है, ये आपको बताना है। इसके लिए मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ, इस मोशन को देख के बताओ रॉकेट कितनी देर तक ऊपर जा रहा है और फिर वापस वो नीचे गिरने लग गया। तो आपका आंसर होगा शायद किसी का आंसर होगा सर 10 सेकंड।
मैं कह रहा हूँ गलत आंसर है। क्यों? ध्यान से सुनना। आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो रॉकेट जा रहा है ऊपर, उसके बाद वो रॉकेट नीचे आने लग गया। नहीं, रॉकेट ये जा रहा है ऊपर और अभी भी वो ऊपर ही जा रहा है और यहाँ तक वो ऊपर जा रहा है। थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है उसमें रॉकेट जो है वो नीचे गिर रहा है। ध्यान से सुनना कैसे। रॉकेट जो चल रहा है ना, वो ऐसा नहीं चल रहा है कि सिंपल किसी ने पत्थर फेंक दिया हो वैसे किसी ने रॉकेट फेंक दिया। रॉकेट में एक इंजन लगा हुआ है और वो इंजन ऊपर की ओर उसको स्पीड बढ़ा रहा है। जैसे वैसे तो किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम पड़ती जाती है, परंतु इसकी स्पीड बढ़ कैसे रही है? क्योंकि इसमें इंजन लग रहा है और यहाँ तक इंजन चालू था तो उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 1000 तक हो गई। अब जैसे इंजन बंद हो गया तो यूँ नहीं कि उसकी वो अचानक से नीचे गिर जाएगा, वो अभी भी जाएगा ऊपर, पर धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को कि अगर मैं इस ढक्कन को थ्रस्ट दे रहा हूँ ऊपर की ओर, एक बल लगा के, एक फोर्स लगा के ऊपर की ओर धक्का मार रहा हूँ, तो ध्यान से देखना मेरी हथेली यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो ये तो उसकी स्पीड बढ़ा रही है। 0 पे पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक ढक्कन ऊपर जाएगा नहीं। ढक्कन को ऊपर फेंकने के लिए, कैप को ऊपर फेंकने के लिए मुझे किसी स्पीड से उसको फेंकना है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी स्पीड दूंगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक स्पीड देने के बावजूद ढक्कन तुरंत नीचे नहीं गिरेगा। मैं हाथ छोड़ दूंगा फिर भी ये ढक्कन नीचे नहीं गिरेगा, फिर भी ये ऊपर जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये लो। तो आपने क्या देखा? ध्यान से मेरा हाथ को देखो, मेरा हाथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक इसको मोशन ऊपर की तरफ करवा रहा है, उसके बाद इसने छोड़ दिया, उसके बावजूद ढक्कन ऊपर जा रहा है। तो देखो फिर से, तो आपने क्या देखा है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको थ्रस्ट दिया जिसमें इसकी स्पीड बढ़ी, बट इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। फिर भी इसको क्योंकि एक स्पीड मिल चुकी थी, उस स्पीड के कारण ये ऊपर जा रहा था और ग्रेविटी हालांकि रोक रही है, परंतु यूँ नहीं है कि तुरंत रुक जाएगा। जैसे कि चालू पंखे को बंद करो तो ऐसा नहीं कि बंद करते ही पंखा रुक जाता है, थोड़ी देर तक वो मोमेंटम के कारण चलता चलता फिर स्लो डाउन होता होता लास्ट में जाकर रुकता है। तो उसी तरीके से ध्यान से सुनना, जब तक रॉकेट जमीन पर पड़ा था उसकी स्पीड 0 थी। जैसे इधर मैं हथेली का एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर रॉकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ही इंजन ने उसको धक्का मारा, फोर्स लगाया, थ्रस्ट लगाया, उसकी स्पीड बढ़ती गई। जैसे कि मैंने इधर हथेली से ढक्कन को धक्का लगाया और एक टाइम ऐसा आया कि इंजन बंद हो गया, तो 10 सेकंड तक ही फ्यूल जला, क्योंकि उसके बाद इंजन बंद हो गया है तो आपका फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है। लेकिन ये इधर से मैंने जैसे हथेली हटा ली, लेकिन अब रॉकेट के पास 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ चुकी है। उस स्पीड की वजह से ये रॉकेट तुरंत नीचे नहीं गिरेगा और फिर क्या होगा? रॉकेट अभी भी उस स्पीड के कारण धीरे धीरे ऊपर जाएगा, परंतु ग्रेविटी की वजह से वो स्लो डाउन होगा, उसकी स्पीड 1000 से धीरे धीरे अब वापस कम होने लगेगी। तो जैसे ढक्कन यहाँ से मैंने छोड़ दिया हथेली से, बिल्कुल हाथ सपोर्ट छोड़ दिया, उसके बावजूद ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था और ग्रेविटी का पुल चालू था, तो इसकी वजह से स्लो डाउन हुआ, स्लो डाउन हुआ, स्लो डाउन हुआ, जब तक ऊपर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ गया कि ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक गया, एक माइक्रो सेकंड के लिए मान लो कि वो रुक गया है। उसके बाद उसकी स्पीड 0 होने के बाद वो रिटर्न आ रहा है। तो ध्यान से सुनना, रॉकेट की स्पीड स्लो डाउन हुई, स्लो डाउन हुई, स्लो डाउन हुई और यहाँ पे आके रॉकेट रुक गया है, V0 हो गया है। ये यूँ मत समझ लो कि ये ग्राउंड है जो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ऐसे मत समझो। ये इधर ऊपर की तरफ स्पीड V है, तो स्पीड डाउन होते 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 वो यहाँ 110 सेकंड पर आकर उसकी स्पीड 0 हो गई, यानी कि रुक गया है। अब ध्यान से सुनना, अब वेलोसिटी का ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी 0 होने के बाद फिर से बढ़ रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव था, इसका मतलब नेगेटिव के लिए वो नीचे आ रहा है, तो इस पॉइंट से वो नीचे आ रहा है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसमें आपको बोल दिया कि फ्यूल कब तक जल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक फ्यूल जला, यानी कि 10 सेकंड तक फ्यूल जला। आपको बोल दिया कि बताओ रॉकेट कुल कितनी देर तक ऊपर गया, तो आंसर होगा 110 सेकंड। अब मैं ये इतना लंबा चौड़ा क्यों समझा रहा हूँ, मैं सीधा ये आंसर क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन इसी पर आने वाला है कि बताओ रॉकेट ने एक मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड की। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि विस्थापन निकालना है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो केवल यहाँ तक नहीं निकालेंगे, जबकि ये पूरा निकालेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा तब मैं पूरा एरिया निकालूंगा, तब आप मत पूछना कि सर रॉकेट का एरिया यहाँ, मतलब ग्राफ का एरिया यहाँ तक क्यों निकाल रहे हो, वो तो ऊपर केवल यहाँ तक ही जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ तक ऊपर जा रहा है। चीज़ समझ में आ गई अच्छे से, पक्का, श्योर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर कितने हो चुके हैं अपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, फिर से एक समय ग्राफ दे रखा है और उसमें पार्टिकल के डिफरेंट पोर्शन पर O से A तक मोशन, A से B तक मोशन और B से C तक मोशन
है ना, ओ से ए से बी से सी तक गति में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, त्वरण बताना है। तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt, dv/dt यानी कि स्लोप इन वीटी ग्राफ। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, और जिसका डिफरेंशिएशन है उसका ग्राफ होना चाहिए। तो स्लोप इन वीटी ग्राफ, यानी कि अगर ए से ओ तक, सॉरी ओ से ए तक बताना है तो ओ से ए का स्लोप ले लो, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो बताओ tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, ध्यान से देखो, 10 अपॉन बेस कितना है? 10। तो 10/10 कितना आंसर आ गया? ओ ए एक्सेलरेशन पोर्शन कितना आ गया बताओ? तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ओ बी को देखना, तो tan 0 डिग्री इसमें पहले से पता पड़ गया आपको। कैसे पता पड़ गया? ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितना एंगल बन रहा है? 0। तो tan 0 स्लोप है, पहले से ही पता पड़ जाना चाहिए आपको। वैसे 2-3 तरीके हैं, एक तो ये कि इसका स्लोप 0 है इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि पहले भी वेलोसिटी 10 थी, बाद में भी वेलोसिटी 10 है। अगर आप ऐसे देखते हो कि v2 - v1 अपॉन t2 - t1, तो ये हो जाता है आपके पास पहले वाले में तो 10 - 0 अपॉन 10 - 0, यानी कि 10 - 0 अपॉन 10 - 0, यानी कि अपॉन 10/10 यानी कि 1। और इसमें करते हो तो 10 - 10 वेलोसिटी में देखो 10 - 10, यहाँ पे वेलोसिटी 10 है, यहाँ पे वेलोसिटी 10 है, अपॉन 20 - 10। तो टाइम भले 10 सेकंड बीत गया लेकिन स्पीड अभी भी बदली नहीं, 10 की 10 रही। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो आप अलग अलग तरीके से इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन ऑफ, सॉरी ओ बी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी सी, इस पार्ट की बात करूँ मैं, तो एक तरीका तो ये है कि स्लोप जो है वो माइनस का tan थीटा दिख रहा है मेरे को साफ साफ। माइनस का tan थीटा क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से अनुमान है कि इधर वाले पॉजिटिव स्लोप होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो 0 स्लोप होती है, और ये लाइन जो होती है वो नेगेटिव स्लोप होती है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली माइनस का tan थीटा लिख के आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10/40। तो माइनस का 40 नहीं, 20 से 40 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 20। तो 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये नहीं करना चाहो तो ये कर सकते हो, सिंपली वही ΔV/ΔT लिखो, तो v2 - v1 अपॉन t2 - t1 लिखोगे आप, तो 40 सेकंड, 20 से 40 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी है 0। कहाँ से? 10 से घट के 0 हुई है, तो 0 - 10, तो आंसर आया -10/20। तो आंसर वही है 0.5 माइनस का। चाहे तो ये मेथड लगाओ, चाहे ये मेथड लगाओ, डायरेक्टली स्लोप का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो आपको मैं फंडा क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एरिया निकालेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। दैट्स ऑल। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। 3 इक्वल पार्ट्स के लिए आपको दे रखा है, और इक्वल डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड का, वो ये होता है 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। चलो ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ फटाफट। वीडियो पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो। तो एक 1/3 जो डिस्टेंस है वो है 30 की स्पीड से, और अगली 1/3 डिस्टेंस इक्वल है इसलिए ये फॉर्मूला लग रहा है। अगर टाइम इंटरवल इक्वल होते तो v1 + v2 + v3/3 लगा देता। और अगली जो 1/3 डिस्टेंस है वो है 40 की स्पीड से, और अगला जो है वो है 24 की स्पीड से। तो बताओ LCM कितना आ जाएगा इन तीनों का? 6 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, यानी कि 24 आना चाहिए, उसके बाद 5 भी आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 3 बार, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये 120 ऊपर पहुंच जाएगा, और इस तरीके से कितना हो गया? ये 7, ये 12, लो 30 km/h, यह आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड का। क्यों? समझ में आ रहा है? कोई नई चीज़ नहीं सीखी इसमें, क्योंकि ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, अ पार्टिकल ट्रेवल्स A to M इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 8 मीटर पर सेकंड, ओके, एंड M to A, यानी वापस वो M से A रिटर्न हो गया है, और स्पीड कितनी है इसकी इस बार? 2 मीटर पर सेकंड है। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एवरेज वेलोसिटी बोला इस बार डिस्प्लेसमेंट की बजाय, सॉरी एवरेज स्पीड की बजाय। तो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट
यानी कुल विस्थापन देखा जाएगा दूरी के बजाय, डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो टोटल टाइम, ठीक है। तो क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, जो भी टाइम लगाओ T1 T2 जाने में, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ से चला और घूम फिर के वापस वहीं पहुँच गया, इस वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या आई, 0 आई। अच्छा ठीक है, ये तो नहीं पूछा है, परंतु मान लो पूछ लेते हैं कि बताओ एवरेज स्पीड कितनी रही, तो फिर ध्यान से सुनना, A to M और M to A डिस्टेंस बराबर है। यहाँ से दिल्ली जाओ या दिल्ली से यहाँ आओ, डिस्टेंस बराबर होगी। हाँ, रास्ता वही होना चाहिए। पता बड़ा रास्ता बदल दिया और कह रहे हो ये तो लंबा रास्ता था, तो ध्यान से देखो उसी रास्ते से A to M और M to A गया है, तो दोनों में डिस्टेंस इक्वल है। दैट इज वाई फिर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगेगा, ना कि v1 प्लस v2/2 लगेगा। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 × 8 × फिर से 2 8 + 2, ये हो जाएगा 16 32 3.2 मीटर पर सेकंड। ये आपका एवरेज स्पीड का आंसर आएगा, जो कि आपको पूछा ही नहीं है, परंतु मैंने एडिशनली आपको इसे ही बता दिया है। चलिए आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कल इसको ढंग से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग अंटिल, मेरी बात सुनो, एक ऑब्जेक्ट है वो कब तक एक्सेलरेट होता रहेगा। तो मेरी बात सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट क्यों होता है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है। मेरी बात सुनो, आपको अभी तक वन डायमेंशनल मोशन पड़ गई है, बहुत बड़ा भ्रम है कि वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आता है। ये एक आपको बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर वेलोसिटी चेंज हुई नहीं तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और जैसे एक्सेलरेशन आता है तो वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज कर देता है। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। तो सर एक्सेलरेशन आता किस वजह से, तो आपने एटलीस्ट यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ रखा होगा F = ma। तो किसी पार्टिकल पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, आपको अभी तक ये पता है कि सूर्य तब तक रहता है जब तक दिन है, रात में सूर्य नहीं रहता है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली सूर्य आता है इस वजह से दिन हो जाता है। चीज़ समझ में आ रही है नहीं, सूर्य के आने से, सन आने के, सनलाइट की वजह से चारों तरफ जो है वो ब्राइटनेस है, उजाला है। सन जैसे छिप गया अंधेरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य डरपोक है अंधेरा होते ही भाग जाता है, ऐसा नहीं है। सूर्य की वजह से उजाला है, न कि उजाले की वजह से सूर्य है। इसी वजह से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन है, नहीं 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 नहीं, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज होता है। और एक्सेलरेशन किस वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है। तो आपको जो ये क्वेश्चन बोला है कि एक पार्टिकल कब तक एक्सेलरेट होता रहेगा, जब तक उस पर फोर्स लगता रहेगा तब तक एक्सेलरेट होता रहेगा, और जब तक कि फोर्स 0 नहीं हो जाता तब तक वो एक्सेलरेट होता ही रहेगा। जैसे ही फोर्स 0 हुआ फिर एक्सेलरेशन होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसका एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेट होना भी बंद हो जाएगा। तो आपको बोल रखा है ऑप्शन 1, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिंग्स टू डिक्रीज। नो, डिक्रीमेंट का मतलब नहीं है, 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट 0, यस, ये आंसर सही है। इट्स वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। चलो, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों आज अपन ने केवल 20 क्वेश्चन देखे। आई होप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँ। आपको फर्दर अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।